Hello everyone, welcome to our YouTube channel TechSeek Pro. So from today we are going to start a new topic that is heat and temperature. इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए लेसन जिसका नाम है ऊष्मा और तापमान. So let us start the video. First we will discuss about basic of heat. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है. एंड इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क, जो किसी कार्य को करने के लिए सक्षम होता है. या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है. कोई भी पदार्थ है उसमें विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के एटम उसमें अणु होते हैं. तो इन अणुओं की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वही क्या होती है? जो कुल ऊर्जा होती है. कुल ऊर्जा ही क्या होती है? ऊष्मा कहलाती है. या कहीं कहीं पर लिखा मिलता है कि ऊष्मा ऊर्जा का वो रूप है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है. दूसरे शब्दों में गर्माहट या ठंडेपन की संवेदना उत्पन्न करने वाला जो भौतिक कारण होता है उसी को क्या कहते हैं? हीट कहते हैं. इसी को ऊष्मा के नाम से जाना जाता है. अब जैसा कि हमें पता ही है, द सन इज द नेचुरल एंड मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. यदि बात की जाए ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत के बारे में, तो जो सन है, सूर्य है, ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है. जो प्राकृतिक स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य ही है ऊष्मा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत. इनफैक्ट ऑफ द हीट ऑफ द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन. अब सूर्य को ऊष्मा कहां से मिलती है? तो नाभिकीय कह सकते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा. बेसिकली जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य को भी ऊष्मा मिलती है. ठीक. तो अदर सोर्सेस ऑफ हीट, जो अदर सोर्स हैं, दूसरे सोर्स हैं हीट के, कौन कौन से हैं? फ्रॉम केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एटॉमिक एनर्जी. ऊष्मा और कहां कहां से प्राप्त की जा सकती है? तो केमिकल रासायनिक से, इलेक्ट्रिकल से विद्युत के द्वारा, और जो एटॉमिक एनर्जी होती है ये सब क्या है? ये ऊष्मा के कुछ अदर सोर्स भी होते हैं. हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है. हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कूलर बॉडी. जो ऊष्मा होती है कहां से प्रवाहित होती है? तो ये एक हॉटर बॉडी गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु के और कूलर बॉडी की ओर स्थानांतरित होती है. गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर ये ऊष्मा का स्थानांतरण होता है. तो ऐसा करते हैं ऊष्मा आपको समझ में आई होगी. अब नेक्स्ट चलते हैं आगे यूनिट ऑफ हीट के बारे में. ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो बेसिकली ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो बेसिकली जूल होता है. ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है. और उसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है. तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं. कैलोरी क्या है? यदि कैलोरी को डिफाइन करना हो तो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी. किसी 1 ग्राम वाटर का हमें उसका जो टेम्परेचर है, ताप है, वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं. तो कैलोरी कैसा है? ये सीजीएस मात्रक है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है. तो जूल और कैलोरी के बीच रिलेशनशिप पूछा जाता है एग्जाम में. तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है. ये चीज हमें ध्यान में रखना है. 1 कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.2 जूल के बराबर होती है. कुछ अदर यूनिट की बात की जाए सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम में. यदि गैस की हमें निकालनी है ऊष्मा तो वहां हम प्रयोग करते हैं किलो जूल पर मीटर क्यूब में, कि 1 मीटर क्यूब में कितने जूल ऊष्मा है या 1 किलोग्राम में कितने जूल ऊष्मा है. नेक्स्ट जो इसकी यूनिट होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है जिसे BTHU कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. BTHU क्या होता है? तो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. 1 पाउंड वाटर का, 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? 1 BTHU कहा जाता है. अभी हमने ऊपर पढ़ा था किसके बारे में? कैलोरी के बारे में. तो कैलोरी क्या होता था? 1 ग्राम
जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आवश्यकता होती है वही कैलोरी कहलाती है। लेकिन अगर वही ग्राम में ना लेकर हम पाउंड में लेते हैं तो 1 पाउंड का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को कहा जाता है BTHU, और 1 BTHU इक्वल होता है 252 कैलोरी। ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 BTHU की वैल्यू कितनी होती है, तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी, और भी कंसिडर्ड 0.252 किलो कैलोरी। नेक्स्ट कमिंग टू सेंटीग्रेड हीट यूनिट, दैट इज कॉल्ड CHU। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 पाउंड वाटर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहा जाता है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को कहा जाता है सेंटीग्रेड हीट यूनिट 1 CHU। इसका कन्वर्जन देखा जाए तो 1 CHU इक्वल होता है 453.6 कैलोरी, और 1 CHU इक्वल टू 1.8 BTHU होता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होती है। एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर 453.6 कैलोरी होती है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 1 ग्राम वाटर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कैलोरी, पाउंड का 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए BTHU, सेंटीग्रेड का 1 पाउंड का 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए तो हो जाता है CHU। तो ये कुछ यूनिट थी बेसिकली हीट के। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऊष्मा के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो व्हेन ए बॉडी इज हीटेड इट कैन कॉज द फॉलोइंग चेंज। जब किसी भी वस्तु को, किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं ऊष्मा के कारण। सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है, तो द फर्स्ट चेंज इज चेंज इन टेम्परेचर। जब भी किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। अगर उसका तापमान अभी 5 डिग्री सेल्सियस है तो हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, थोड़ी बाद क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा देने से उसके पदार्थ का टेम्परेचर, तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट और क्या परिवर्तन होता है, चेंज इन द डायमेंशन। डायमेंशन से मतलब क्या है, जो उसका शेप और साइज है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। किसी पदार्थ को हम जब ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा पाकर वस्तुएं क्या होती है, जैसी बात थोड़ा फैलने की कोशिश करती हैं तो उससे शेप और साइज में भी चेंज आ जाता है। थर्ड वन, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, चेंज इन स्टेट, जो उसकी भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, इसमें परिवर्तन हो जाता है। ठोस को ऊष्मा दे रहे हैं तो द्रव में, द्रव को ऊष्मा देंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो थर्ड इज चेंज इन स्टेट। फोर्थ क्या होता है, चेंज इन स्ट्रक्चर। जो वस्तुओं का रासायनिक मतलब संरचना होती है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देन चेंज इन फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। वस्तुओं को ऊष्मा देने से, गर्म करने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, रंग, रूप, ये सब शेप, साइज, डायमेंशन चेंज हो जाता है। साथ ही साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो कई सारे उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम हीट ट्रीटमेंट के क्लास में डिस्कस करेंगे। उसको जब हार्ड करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट, फिर इसी प्रकार से चेंज होता रहता है। साथ ही साथ उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है। ठीक, तो ये कुछ इफेक्ट थे हीट के बारे में। नेक्स्ट कमिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मतलब क्या है, ऊष्मा कैसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रवाहित होती है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए हायर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी टू ए लोअर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। ऊष्मा क्या होती है, हमेशा उच्च ताप वाले वस्तु से निम्न ताप वाले वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जिसका तापमान अधिक होगा उसके तरफ से, जिसका तापमान कम होगा उस तरफ वस्तु क्या होती है, वस्तु की ऊष्मा प्रवाहित होती है। और भी कंसीडर देयर आर 3 डिफरेंट वेज इन व्हिच हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। निम्नलिखित 3 माध्यम होते हैं जिसके द्वारा
ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होती है, मीन्स हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ प्रवाहित होती है। ये कौन कौन से तीन मीडियम होते हैं? सबसे पहला है कंडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं चालन। सेकंड वन इज कन्वेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं संवहन। और थर्ड वन इज रेडिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विकिरण। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रवाहित होती रहती है। ठीक, जैसे कि सबसे पहला आता है कि कंडक्शन क्या है। व्हाट इज कंडक्शन? हीट फॉलोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, heat follows from one object to other when they are in contact with each other। इसके कहने का मतलब क्या है? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपर्क में होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, तो वहां पर जिस प्रकार का हीट फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। ठीक, जैसे सभी लोग क्या करते हैं, आयरन बॉक्स होता है उससे क्या करते हैं, कपड़े को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो वहां पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किसके माध्यम से होता है? चालन के माध्यम से होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जब ऊष्मा पदार्थ के गर्म वाले भाग से ठंडे वाले भाग की ओर एक कण से दूसरे कण में होते हुए स्थानांतरित होती, मीन्स फ्रॉम वन पार्टिकल ट्रांसफर टू अनदर पार्टिकल, एक कण से दूसरे कण में जाती है, लेकिन जो पदार्थ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने ही स्थान पर रहते हैं, उनके शेप और उनके मीन्स पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो ये जो मेथड होता है ऊष्मा संचरण का, ये क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है। मीन्स जो एक पार्टिकल अपने स्थान पे था, इसने अपने नियरेस्ट पार्टिकल को हीट दे दिया, इसने क्या किया, अपने अदर पार्टिकल को हीट दे दिया, तो ऐसे ऐसे करके कण के माध्यम से ऊष्मा एक कण से दूसरे कण के द्वारा स्थानांतरित होती है और कण अपना स्थान नहीं बदलते हैं। तो ये जो माध्यम होता है ये क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है। या कह सकते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है तो जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कंडक्शन के द्वारा होता है। जैसे एग्जांपल हो गया आयरन बॉक्स। थर्ड, नेक्स्ट वन चलते हैं, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मीन्स संवाहन के द्वारा। तो ये किस प्रकार से होती है? When fluids, liquid and gases are heated, the molecule close to the source of heat get heated first and expand। इसमें होता है क्या, बेसिकली कोई जो फ्लूइड होता है, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, जब हम उसको हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो उसके मॉलिक्यूल हीट सोर्स के पास में होते हैं वो क्या करते हैं? गर्म होते हैं और एक्सपेंड करते हैं, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ प्रसार होता है ऊष्मा पाकर। सो देयर बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज। जब उनका मतलब एक्सपेंशन होता है तो उनकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है। द हीटेड पार्टिकल्स, जो हीटेड पार्टिकल होते हैं क्या हो जाते हैं? लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। राइज अप, तो ये हल्के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। एंड कूलर एंड हैवियर मॉलिक्यूल कम्स डाउन, और जो भारी और ठंडे मॉलिक्यूल्स कण होते हैं क्या होते हैं? बर्तन में नीचे की तरफ आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जो इस प्रकार ऊष्मा का स्थानांतरण होता है इसी को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन या संवाहन कहा जाता है। दस, कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कन्वेक्शन एक ऐसा माध्यम है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण जो उसमें वस्तु में पदार्थ में जो भी पार्टिकल होते हैं उनके एक्चुअल मूवमेंट के द्वारा होती है, मींस कणों के वास्तविक गति के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है? कन्वेक्शन कहलाता है। ठीक, तो जब ऊष्मा पदार्थ के अणुओं की गति के द्वारा गर्म पदार्थ से ठंडे भाग की ओर स्थानांतरित होती है तो ऊष्मा संचरण की इसी विधि को क्या कहते हैं? संवाहन कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, सपोज दैट सबसे पहला वाला देखते हैं कंडक्शन वाला। तो कंडक्शन में क्या था, यहाँ से हमारा कोई हीट सोर्स है, हीट सोर्स जैसे मान लीजिए गैस है, गैस पे हमारा या कोई बर्तन रखा हुआ है, तो गैस जल रहा है, तो गैस के जलने से जो इस बर्तन को ऊष्मा मिल रही है कौन सा है? ये डायरेक्टली हो जाता है कंडक्शन हो जाता है। ठीक, क्या हो रहा है? कंडक्शन के द्वारा हो रहा है। अब इस बर्तन में क्या है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो इसमें जब इसको ऊष्मा मिलती है तो जो डायरेक्ट हीट के सोर्स के कांटेक्ट में पानी के कण होते हैं वो क्या होते हैं? ऊष्मा पाकर के फैल जाते हैं और फैलने के बाद वो हल्के हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। अब ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी ऊपर थे वो क्या है? भारी और ठंडे हैं, तो जगह पाकर क्या होता है? नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक, और फिर अगेन वो हीट अप होके ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। तो इस प्रकार जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो क्या होता है? वो होता है
कन्वेक्शन। ठीक, कन्वेक्शन मीन्स संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वन की तरफ। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम, जो हम घरों में पानी को गर्म वगैरह करते हैं, जो पानी गर्म होता है वो कन्वेक्शन के द्वारा ही गर्म होता है। कूलिंग सिस्टम इन मोटर कार, जो भी मोटर व्हीकल्स कार होती है उसमें जो कूलिंग सिस्टम होता है बेसिकली कन्वेक्शन के द्वारा ही होता है। सो कन्वेक्शन का अगर कुछ एग्जांपल देखा जाए, जैसे करंट, कन्वेक्शन करंट इन वाटर, वाटर में कैसे जो पानी होता है किस प्रकार से गर्म होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो नीचे उसके बॉटम में होते हैं अणु वो क्या होते हैं, हीट पाकर फैलते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ठीक, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और सिमिलरली जो ऊपर हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर उसमें पाकर पुनः ऊपर चले जाती है, प्रक्रिया होती रहती है और पानी हमारा गर्म हो जाता है। दूसरा जो होता है कन्वेक्शन करंट इन गैसेस, ईयर में भी सिमिलर यही होता है। आपने देखा होगा अगर घर में क्या है कोई पंखा सीलिंग फैन चल रहा है तो जो उसके आसपास है, जो उसके आसपास की वायु है वो क्या होती है, ज्यादा गर्म होती है कंपेयर टू जो वायु कहाँ है, फर्श पर है। तो होता क्या है, जब पंखा चलता है तो उसमें जो गर्म वायु के कण होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ऊपर पंखे की ओर चले जाते हैं और जो हैवी कण होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, फर्श पर आ जाते हैं, फिर वो उसमें पाकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यही प्रक्रिया इसमें भी चलती रहती है। ठीक, थर्ड वन इज रेडिएशन। रेडिएशन को हिंदी में कहा जाता है विकिरण के द्वारा। तो जब ऊष्मा का संचरण किसी पार्थिव माध्यम के द्वारा या कह सकते हैं किसी बिना माध्यम के द्वारा होता है तो ऊष्मा संचरण की इस विधि को विकिरण कहा जाता है। द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मटेरियल और मीडियम। जब ऊष्मा का संवहन जब ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी मटेरियल के या बिना किसी प्रॉपर मीडियम के होता है तो इस प्रकार की ऊष्मा स्थानांतरण को क्या कहते हैं, इसे हम रेडिएशन या संवहन विकिरण के नाम से जानते हैं। जैसे कि द हीट ऑफ द सन ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस, जो सूर्य की ऊष्मा होती है, हमें पता है सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा का संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा होता है, जो कि स्पेस से निर्वात से होकर के सूर्य से लेकर पृथ्वी तक पहुंचती है। तो किसका एग्जांपल है, रेडिएशन का एग्जांपल है। तो आशा करते हैं आपको हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते वहां पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या है, तो इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ये बॉडी। कहने का मतलब क्या है, यह पदार्थ के जो ऊष्मा होती है, उष्णता होती है, उसी की कोटि होती है कि कोई पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये जिसके द्वारा पता चलता है उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये जिसके द्वारा पता चलता है उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर इज मेजर बाय थर्मोमीटर। टेम्परेचर को बेसिकली किसके द्वारा मापा जाता है, तो टेम्परेचर को थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री। टेम्परेचर की अगर यूनिट की बात की जाए कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई क्या होती है, डिग्री होती है। अब यहाँ पर कुछ टेम्परेचर और उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं कि किस टेम्परेचर के लिए हमें कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट दिया गया है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। यदि हमें क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे मापना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है बेसिकली गैस थर्मामीटर। अब गैस थर्मामीटर में बेसिकली 2 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं गैस, एक होती है हाइड्रोजन गैस और एक होती है नाइट्रोजन गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है इसका प्रयोग किया जाता है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हाइड्रोजन गैस वाले थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन गैस वाले थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेजर करने के लिए। तो गैस थर्मामीटर में बेसिकली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जब भी हमें 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान को मापना होता है तो वहां पर गैस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एल्कोहल थर्मामीटर एंड मरकरी थर्मामीटर। बेसिकली क्या होते हैं, ये लिक्विड थर्मामीटर होते हैं, द्रव तापमापी में होते हैं। कुछ थर्मामीटर में हम अल्कोहल का प्रयोग करते हैं और कुछ में मरकरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है अल्कोहल का जो कह सकते हैं, अल्कोहल का जो प्रयोग किया जाता है वो कब किया जाता है, बिटवीन -114 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस। जब हमें
-114 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +75 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापना होता है। तो यहाँ पर किस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है बेसिकली अल्कोहल थर्मामीटर का। इसका रीजन क्या होता है? जो अल्कोहल होता है -115 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट अल्कोहल का -115 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ये कहां तक मेजर करता है? -114 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर करता है। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो -114 से लेकर के 75 डिग्री सेल्सियस के बीच अल्कोहल थर्मामीटर उपयोग किया जाता है। और मरकरी पारे वाले थर्मामीटर का प्रयोग कब किया जाता है? तो अप टू 300 डिग्री सेल्सियस मेजर करने के लिए। ठीक, पारे का भी गलनांक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पारे का, सॉरी गलनांक नहीं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो पारा या मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस पर, -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या हो जाता है? जमने लगता है। और 350 डिग्री सेल्सियस, 357 डिग्री सेल्सियस पे पारा क्या होता है? उबलने लगता है। -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या होता है? जमने लगता है। और 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या होता है? उबलने लगता है। तो पारे तापमापी का उपयोग जो बेसिकली किया जाता है वो -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस तक के, या कह सकते हैं 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मेजर करने के लिए मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट वन, पायरोमीटर। ये बेसिकली प्रयोग किया जाता है फर्नेस वगैरह में काफी उच्च तापमान को मापने के लिए, अबव 300 डिग्री सेल्सियस टू अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, बेसिकली हमें जब 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर से लेकर के 3000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मेजर करना होता है तो वहां पर प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि काफी उच्च तापमान को मापने के लिए, जैसे कि फर्नेस वगैरह का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर बेसिकली प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। ठीक, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि किसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीट एंड टेम्परेचर। बेसिकली हीट एंड टेम्परेचर आर डिफरेंट कंसेप्ट बट रिलेटेड टू वन अनदर। हीट और टेम्परेचर क्या है? एक अलग अलग कंसेप्ट है लेकिन एक दूसरे से बहुत ही संबंधित होते हैं। इसे अगर एक शब्दों में समझना हो तो हीट इज द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ ए सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस है, पदार्थ है, तो कोई एक पदार्थ में बहुत सारे अणु होते हैं और अणु क्या करते रहते हैं? उस पदार्थ के अंदर गति करते रहते हैं। तो किसी पदार्थ में उसके अणुओं की जो कुल गतिज ऊर्जा होती है, उस अणुओं की गति के स्वरूप जो कुल ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। जबकि अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इन द सब्सटेंस। कोई पदार्थ है उसमें जो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। हीट क्या होती है? तो हीट होती है टोटल एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा होती है, जो कुल ऊर्जा होती है। और टेम्परेचर क्या होता है? ये औसत ऊर्जा होती है, जो उसकी एवरेज एनर्जी होती है, इसी को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। तो इसके बीच डिफरेंस देख लिया जाए, क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट वन इज हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, ऊर्जा के एक दूसरा रूप होती है। जबकि टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? ऊर्जा नहीं है, बट इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। लेकिन टेम्परेचर के द्वारा क्या पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। हीट के यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट एसआई में जूल होती है, सीजीएस में कैलोरी होती है, उसके साथ साथ बीटीएचयू और सीएचयू होती है। टेम्परेचर के यूनिट की बात की जाए तो टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और र्यूमर में मापा जाता है। देन हीट मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। हीट को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। हीट वर्क कैन बी डन बाय हीट। ऊष्मा के द्वारा कार्य को किया जा सकता है। वर्क कैन नॉट बी डन बाय टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर के द्वारा कार्य को नहीं किया जा सकता है। बेसिकली कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है जिसे आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इन सबसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर के कौन कौन से स्केल बेसिकली प्रयोग किए जाते हैं, तापमान के कौन कौन से स्केल होते हैं। ठीक, नॉर्मली 4 स्केल आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तापमान को मापने के लिए बेसिकली 4 प्रकार के स्केल प्रयोग किए जाते हैं। टेम्परेचर आर कैलिब्रेटेड बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
टेम्परेचर को किसके बीच कैलिब्रेट किया जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट के और बॉइलिंग पॉइंट के। बेसिकली हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जमाव बिंदु और बॉइलिंग पॉइंट या कह सकते हैं उबलने वाला बिंदु लेते हैं, ठीक है। उसी के बीच हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कैलिब्रेट करते हैं। ओके, सो कमिंग टू द स्केल्स, फर्स्ट वन इज सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जो सेंटीग्रेड स्केल होता है इस पे जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यही क्या होता है, बर्फ का कह सकते हैं, बर्फ बिंदु भी इसी को कहा जाता है, ठीक। तो 0 डिग्री सेल्सियस सबसे निम्नतम बिंदु होता है और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है और 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो इन दोनों के बीच कितना अंतर होता है, 100 डिग्री का अंतर होता है, ठीक। कमिंग टू नेक्स्ट वन इज फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट इस स्केल पर अगर बात की जाए तो सबसे जो निम्न पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यही क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और मैक्सिमम जो इस पे टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसे को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है। इन दोनों के बीच जो अंतर होता है उसको 180 बराबर इक्वल डिवीजन में बांटा जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट वन, केल्विन। केल्विन में जो सबसे निम्न तापमान होता है उसको 273 केल्विन होता है और जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 370 केल्विन होता है। इनके बीच का जो अंतर होता है इसको 100 बराबर भागों में इसको भी बांटा गया है। केल्विन को ही क्या कहते हैं, परम तापमान या परम पैमाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज र्यूमर। डिग्री र्यूमर, इसमें 0 डिग्री क्या होता है, सबसे निम्न पॉइंट होता है जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वाटर का। 80 डिग्री क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का। तो इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 80 डिग्री का अंतर होता है। अब इन चारों के बीच रिलेशनशिप, ये जो आपको फार्मूला दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन है। इस फार्मूले को हमें याद में रखना है। अगर ये फार्मूला याद है तो हम चारों के बीच कोई भी पूछा जाए रिलेशनशिप हम बता सकते हैं। फार्मूला क्या है, C/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर R बटा 80 बराबर K माइनस 273/100। अब इसको क्या करना है, C/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर R बटा 80 बराबर K माइनस 273/100 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके दूसरा फार्मूला बनाया गया। तो सबको 20 से कैंसिल कर दिया गया, तो बटा C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R बटा 4 बराबर F माइनस K माइनस 273/5। C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R बटा 4 बराबर K माइनस 273/5। इस फार्मूले को याद रख के आप कोई भी न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हीट और टेम्परेचर के पार्ट से है। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि C/5 बराबर होता है F माइनस 32/9 होता है। तो यहां पर हम F की वैल्यू कितनी रखेंगे, F की वैल्यू 110 रखेंगे, माइनस करेंगे 32 को, तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 78 आ जाएगा। तो 78 क्या है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 78। अगर इसका हमारा वैल्यू 78 आया तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 9 से, ठीक। तो वही यहाँ पर किया गया है कि 78 को डिवाइड किया गया है 9 से और मल्टीप्लाई किया गया है 5 से। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना निकल के आता है, यहाँ पर निकल के आता है 43.3 डिग्री सेल्सियस। तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 43.3 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो हमने पढ़ा था C/5, तो C के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 बटा में हो जाएगा 5 बराबर F माइनस 32/9 हो जाएगा, ठीक। तो 0 को जब हम किसी से गुणा करेंगे तो ये जब हम मतलब किसी को 0 से गुणा करते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है, इसको अगर हम देखेंगे तो 0 से जब इसको भाग करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और 0 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बराबर F माइनस 32 आ गया।
तो एफ को अगर हम इधर लेते हैं तो कितनी एफ की वैल्यू आ जाएगी, 32 आ जाएगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस का है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और 32 डिग्री सेल्सियस भी क्या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती है। जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। द टेम्परेचर ऑन व्हिच डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस आर इक्वल, दैट इज -40 डिग्री। ठीक, तो यहां पर हमें क्या करना है, -40 डिग्री सेल्सियस को बदलना है। तो C/5 फार्मूला हमने पढ़ा था बराबर F - 32/9 पर। यहां पर हम क्या करेंगे, C के स्थान पर कितना रख देंगे, C के स्थान पर यहां पर हम कितना रख देंगे, तो 40 रख देंगे। -40/5 इक्वल टू F - 32/9। तो यहां से 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा। अब 8 को 9 से जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, किसमें, माइनस में। इधर 32 माइनस में इधर लाएंगे, ये आ जाएगा +32 हो जाएगा, इक्वल टू F आ जाएगा। तो यहां से F की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो यहां से F की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है F इक्वल टू -40 डिग्री। ठीक, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि -40 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के पैमाने आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 48 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। आशा करते हैं आप प्रीवियस वाले से ही कन्वर्ट कर लेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस को आप किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। इस वाले को देख लेते हैं। ठीक, तो 27 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो फार्मूला हमने पढ़ा था C/100 बराबर K - 273/100। तो 100 क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। तो K - 273 बराबर यहां से क्या आ गया, इक्वल टू आ गया C। ठीक, तो यहां से अगर हमें निकालना है तो K बराबर हो जाएगा C + 273। ठीक, K बराबर हो गया C + 273। C की वैल्यू दी गई है 27, जोड़ देंगे आ जाएगा 300। तो 27 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 केल्विन के बराबर हो जाएगी। तो जब भी कभी हमें क्या करना है, कोई डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया गया है, उसे किस में बदलना है। ठीक, मान लीजिए हमें डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसको किस में बदलना है, डिग्री केल्विन में बदलना है। तो उसमें क्या करेंगे, हम 273 जोड़ देंगे। और जब कभी हमें केल्विन में दिया गया है, ठीक है, और उसको किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो उसमें से हम उस वैल्यू में से क्या करेंगे, 273 को माइनस कर देंगे, तो हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है, जरूरत नहीं पड़ेगी फार्मूले से सॉल्व करने की। तो कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ आपको न्यूमेरिकल दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहां से हमसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो इन सब क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है उसको आप टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। एक यहाँ पर और पूछा जाता है परम शून्य तापमान के बारे में, तो उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम किसी टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, केल्विन में डिनोट कर रहे हैं। ठीक, किसमें व्यक्त कर रहे हैं, केल्विन में व्यक्त कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, परम तापमान कहा जाता है। ठीक, जो 0 डिग्री केल्विन होता है, ठीक, क्या होता है 0 डिग्री केल्विन, या अभी हमने पढ़ा था 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। फिर से देखते हैं, तो 0 डिग्री केल्विन है, इसकी वैल्यू बराबर होती है -273 डिग्री सेल्सियस के। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है परम शून्य ताप। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है परम शून्य ताप की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। संसार में पाया जाने वाला ये सबसे न्यूनतम ताप होता है, सबसे कम तापमान होता है। इस तापमान पे आते आते जितनी भी गैसें होती हैं उनकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, और उनका आयतन भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इससे कम तापमान संभव नहीं है। एक और एग्जाम में पूछा जाता है ट्रिपल पॉइंट के बारे में, तो उसको भी आप जान लीजिए कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। वाटर के बेसिकली ट्रिपल पॉइंट के बारे में पूछा जाता है, तो 0.15 डिग्री सेल्सियस, कितना
0.15 डिग्री सेल्सियस या 273.15 डिग्री केल्विन। जो ये टेम्परेचर होता है इसी को क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस ताप पर जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करती हैं। इस तापमान पर जो मतलब जल होता है उसकी तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस एक समान होती है, वो अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करती है। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आशा करते हैं ये आपको आज की टॉपिक हीट और ट्रीटमेंट वाली हीट एंड टेम्परेचर वाली टॉपिक समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देना ना भूलें। तो टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।